फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम एक आपको आइडिया दे रहे हैं। ये आइडिया ये है कि लिमिट जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है काइनेटिक, तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है और बॉडी पर फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी तुरंत मूव नहीं करेगी। जब यह फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा उसके बाद वो मूव करेगी, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो इसलिए हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल होता है और 0 से ज़्यादा होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की पोजीशन में अगर फार्मूला लगा दिया कि Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन और लगा के निकाल दिया आंसर, तो हो जाएगा गलत। तब क्या होगा कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही रहेगा। ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में तुरंत गलत होगा अगर ये आप नहीं फॉलो करेंगे। जैसे अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई मास रख दो और प्लेन का जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का बढ़ाते जाओ, तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की पोजीशन आएगी तो बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाएगी। उसके पहले एंगल जितना है वहाँ पर अगर कहीं कहा गया कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए तो म्यू एस एन न लगाना, ये एम जी साइन थीटा लगेगा। एम जी साइन थीटा की वैल्यू कर तो निकाल लो, वही फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। उसमें दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ये भी आंसर दिया रहेगा। अब आप सोचेंगे म्यू एस एन करके निकाला हमारा सही हुआ, गलत हो जाएगा। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल जो 0 से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तक वेरी करता है। तो यहाँ केवल अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। म्यू एस इंटू एन से कैलकुलेट ना करना, बार बार बता रहे हैं।